अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में एपोप्टोसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एपोप्टोसिस, यानी एपोप्टोसिस का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह वो पूरे सेल की डेथ करवाता है, क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या क्या सेलुलर लेवल पे चेंजेस आती हैं, या सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म के अंदर वो सबसे पहले एक एंजाइम्स हैं, कैस्पेसिस एंजाइम, उसकी एक्टिवेशन होती है एपोप्टोसिस के अंदर। क्या नाम है इसका? कैस्पेसिस एंजाइम। नाम याद हो जाएगा, सिंपल सा है। नाम याद करने की इसकी टेक्निक या इसका नाम क्यों रखा गया वो वजह भी बता दी। सी का मतलब है सिस्टीन अमाइनो एसिड। सिस्टीन अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये एंजाइम जो होते हैं, इस एंजाइम के अंदर रेजिड्यू होते हैं किसके? सिस्टीन अमाइनो एसिड के। फिर ए इसका मतलब है एस्पार्टिक। अब ये जो एंजाइम है, ये एस्पार्टिक जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की जो चेन होती है, पेप्टाइड चेन, उस पेप्टाइड चेन के अंदर जहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड होगा वहाँ पे ये क्या करेगा? उसको कट करेगा, वहाँ पे उसको वहाँ पे उसको काटेगा। सही है। तो ये एस्पार्टिक एसिड पी से प्रोटीएज का मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन एंजाइम। तो ये क्या करे? पेप्टाइड है, प्रोटीएज है, तो आगे एसिड एंजाइम, जिस एंजाइम की जो जेनरिक नेम है। सही है। तो ये किस स्पेसिस का मतलब ये है, क्या मतलब? सिस्टीन के अमाइनो रेजिड्यू होंगे इस एंजाइम के अंदर, और ये एस्पार्टिक अमाइनो एसिड की जगह पे वहाँ पे पेप्टाइड चेन को काटेगा। प्रोटीएज एंजाइम है और एसिड ये एंजाइम है। सही है। अच्छा, एक्टिवेशन इसके एंजाइम की कैसे होती है? ये डिपेंड करती है यहाँ पे हमारी सेल के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, दो प्रोटीन्स होती हैं, या हमारे जीन्स के अंदर दो ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी बैलेंस होना लाजमी है सेल सर्वाइवल के लिए, सेल डेथ के लिए। एक को हम कहते हैं एपोटोटिक प्रोटीन या जीन। ये क्या होती है? ये आपकी सेल डेथ जीन होती है जिसने डेथ काज करवानी है पेप्टोड। और एंटी एपेप्टोटिक जीन या प्रोटीन, इसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग जीन कहते हैं, या लाइफ सेविंग प्रोटीन। क्यों? कि अगर लाइफ सेविंग जो जीन है, प्रोटीन, अगर उस ज़्यादा हो जाए और ये कम हो जाए तब सेल सर्वाइव करेगा। अगर लाइफ सेविंग जीन या प्रोटीन डिक्रीज़ हो जाए और ये इंक्रीज़ हो जाए सेल डेथ वाली, तब क्या होगी? तब एपोप्टोसिस काज होगी। यानी इन दोनों का बैलेंस अगर बैलेंस होगा तो सेल तब भी नॉर्मली सर्वाइव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जीन्स हैं, ये ऐसी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन काज करवाती है जो आपके सेल्स के जो आपके सेल के लेवल के ऊपर ऑर्गेनेलिस की ब्रेकडाउन या उसकी डिस्ट्रक्शन काज करवाएगी। सही है। यानी इन दोनों का बैलेंस होना लाजमी है। ये आपकी सेल डेथ और ये आपकी लाइफ सेविंग, यानी इसको प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन या जीन या एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन और जीन, इन दोनों का बैलेंस होना लाजमी है। तो जो मैकेनिज्म एपोप्टोसिस का, यानी वो किस तरह काम करता है, उसके दो पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब वो आउटसाइड द सेल है, इंट्रिंसिक मतलब जो इनसाइड द सेल के अंदर ही मैकेनिज्म चलता रहे। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे चेंजेस देखते हैं, और एक्सट्रिंसिक पाथवे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर बाइंडिंग की वजह से जो एपोप्टोसिस काज होगी वो। अच्छा, जो हमने ये दो फैक्टर पढ़े हैं, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक, इसके कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आगे डिस्ट्रक्शन या लाइफ सेविंग काज करते हैं। एक है बक्स और बिड। ये दोनों जो हैं ये आपके इंट्रिंसिक में काम आते हैं, और बिड जो है वो एक्सट्रिंसिक में काम आता है। सही है। यानी वहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे ये फैक्टर्स बनते हैं ताकि वो एपोप्टोसिस काज करें। और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर क्या है? BCL2 और BCL-XL। ये काम क्या करवाएंगे? ये काम करवाएंगे आपकी लाइफ सेविंग, यानी सेल की जो सेविंग है वो काज करवाएंगे। तो हम पहले चलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के ऊपर। भाई किस तरह इंट्रिंसिक पाथवे काम करता है एपोप्टोसिस के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी आउटर लेयर, ये इसकी इनर लेयर। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो परमिएबिलिटी है वो डिपेंड करती है बहुत सारी प्रोटीन्स के ऊपर। मेन प्रोटीन्स वो यही है आपकी एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स जो हो गए, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी परमिएबिलिटी, या फिर प्रो एपोप्टोटिक। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या होगी? इम्परमिएबल होगी। दूसरे यानी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो प्रोटीन वो बाहर लीक आउट नहीं होंगी अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यानी ये इम्परमिएबल बनाएंगे एंटी एपोप्टोटिक। और प्रो एपोप्टोटिक क्या कराएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाएंगे ताकि वो जो अंदर वाली जो प्रोटीन्स है वो लीक आउट हो जाए और माइटोकॉन्ड्रिया श्रिंक हो जाए। भी किस तरह काम करता है? अगर हमारी लाइफ
सेविंग प्रोटीन या जीन डिक्रीज़ हो रही हैं और सेल डेथ काजिंग वाली प्रोटीन इंक्रीज़ हो रही हैं जो आपकी बैक या आपके साइटोप्लाज्म में बैक और बक्स, अगर ये दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं तो ये काम क्या करवाएंगी, ये आके अटैच होंगी कहाँ पे, आपकी आउटर सरफेस, जो आउटर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे आके अटैच होंगे और वहाँ पे ये लीकी चैनल्स की फॉर्मेशन काज करवाएंगी। लीकी चैनल फॉर्म होंगे, अगर पहले मौजूद होते तो उसको एक्टिवेट कराएंगे, सही है, लीकी चैनल्स को। इससे क्या होगा, जो क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया में जो दो प्रोटीन है, साइटोक्रोम सी जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होती है, और एक होता है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स। जब ये लीकी चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो ये दोनों डेंजरस प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन्स बाहर आएंगी। ये दोनों बाहर आएंगी तो इसका काम क्या होगा, साइटोक्रोम सी क्या कराएगी, वो आपकी इनिशिएट कराएगी इसको, कैप्सेसिस को, यानी कैप्सेसिस के ग्रुप से इनिशिएटर ग्रुप है और एग्जीक्यूशन ग्रुप है। तो ये पहले साइटोक्रोम सी किसके ऊपर आके अटैक करेगी, इनिशिएटर कैप्सेसिस के ऊपर, यानी इनिशिएटर कैप्सेसिस को एक्टिवेट करेगी। वो आगे इनिशिएटर किसके ऊपर जाएगा, एक्सुनेशन कैप्सेसिस के ऊपर। एक्सुनेशन कैप्सेसिस क्या काज करेगा, वो कराएगा एग्जीक्यूशन काज कराएगा, यानी उसको किल करवाएगा। किल कैसे कराएगा, डीएनए को एक्टिव करेगा ये, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करे, या फिर साइटोस्केलेटन की डिस्ट्रक्शन काज करवाएगा। साइटोस्केलेटन जो आपके साइटोप्लाज्म में है, सही है, साइटोस्केलेटन क्या करे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी ब्रेक डाउन काज करे। जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी कंडेंस होकर डीएनए की वजह से, और साइटोस्केलेटन की ब्रेक डाउन की वजह से सेल की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी छोटी हो गई। तो ये ऐसे वेसिकल्स बाउंडेड के अंदर ये बेबलिंग होगी सेल मेम्ब्रेन की आउटसाइड, और बेबलिंग होके वो एक एपोप्टोटिक जो बॉडी बनेगी आफ्टर बेबलिंग वो बाहर आएगी, और उसके ऊपर ये रिसेप्टर्स होंगे, लाइगेंड रिसेप्टर्स होंगे, किसके लिए, मैक्रोफेजेस के लिए, ताकि मैक्रोफेजे इजीली एपोप्टोटिक बॉडी को रिकॉग्नाइज करें और उसे इंगल्फ करें या उसे फेगोसाइटोस करें। अच्छा, ये किस तरह, यानी जो आपकी जो बेबलिंग हुई है, जो एपोप्टोटिक बॉडी बनी है, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर थोड़ी अल्ट्रेशन आएगी। किस तरह, हम नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाय लेयर इनर साइड होती है, सही है, लेकिन जो ये बेबलिंग वाली है इसके अंदर क्या होगी, जो इसकी लिपिड बाय लेयर है वो आउटसाइड की तरफ फ्लिप आउट हो जाएगी, तो हम कहते हैं फ्लिपिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी ये मैक्रोफेज इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसको फेगोसाइटोस कर लेगा। इसकी जो मैक्रोफेजेस की जो वो फंक्शनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसका यानी एपोप्टोटिक बॉडी का कोई भी ट्रेस पीछे रिमेन नहीं रहेगा। जिस तरह कोई सीक्रेट एजेंट वगैरह होते, किसी सोसाइटी के 2-3 बंदों को उठाए और चले गए, पीछे पता ही चला हुआ क्या। तो इसी तरह यानी सेल की डेथ हो जाती है और दूसरे सेलों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। इसी वजह से जो एपोप्टोसिस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन काज नहीं होती। इन्फ्लामेशन क्यों काज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो भी एपोप्टोटिक जो बॉडी बन रही है वो फ़ौरन मैक्रोफेज उसे इंगल्फ कर लेता है और उसे ख़त्म कर देता है। भाई इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि इसकी कौन सी वो फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लीकी चैनल्स काज करवाते हैं, और लीकी चैनल्स क्या करेंगे, साइटोक्रोम और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर को उसको बाहर लीक आउट करेंगे। ये तो हो गया साइटोक्रोम सी का। और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर क्या काम करवाएगा, ये काम करवाएगा जो आपके लाइफ सेविंग जो फैक्टर्स हैं, कौन से, BCL2 और BCLXL, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करवाएगा। क्यों डिक्रीज, ताकि इसीलिए डिक्रीज़ कराएगा कि वो सेल्फ लाइविंग फैक्टर शो ना करें, तो ये इसको डिक्रीज़ कराएगा। और इसी तरह ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल सेल डेथ पाथवे होगा। दूसरा पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसको हम कहते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। वहाँ पे क्योंकि जो रिसेप्टर अटैच होते हैं वो डेथ काजिंग करवाता है। तो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ऐसे एक रिसेप्टर होता है, उसको हम कहते हैं TNF फैमिली से एक रिसेप्टर होता है जिसको हम डेथ रिसेप्टर कहते हैं। TNF का मतलब है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली का डेथ रिसेप्टर होता है। उसकी इनर साइड पे एक डोमेन होता है जिसका अपना एक डोमेन लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका अपना ऑन डेथ फैक्टर होता है, सही है। इसके ऊपर ये लाइगेंड आके अटैच होता है और ये भी फास्ट फैमिली से रिसेप्टर है, सही है, फास्ट रिसेप्टर। तो फास्ट लाइगेंड जब इसके ऊपर अटैच होगा तो ये अंदर जो आपका लाइगेंड जो डोमेन है, डेथ डोमेन है, वो आपकी एक्टिवेशन काज करेगा किसकी, एडेप्टर प्रोटीन्स की।
एडेप्टर प्रोटीन की जब एक्टिवेशन होगी वो काज करेगा इनिशिएटर कैप्सिस। अच्छा, डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटर जो कैप्सिस का नंबर है वो 8 है, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनिशिएटर जो कैप्सिस का नंबर था वो है 9। ये बेसिक इस पॉइंट है। तो इनिशिएटर कैप्सिस एक्टिवेट होंगे। ये एक्टिवेट होने के बाद ये आगे अपनी जो कैप्सिस की जो दूसरी क्लास है एग्जीक्यूशन कैप्सिस, उसको एक्टिवेट करेगा। उसके वही दो काम है, डीएनएजिस, ये आरएनएजिस। सही है, डीएनए और आरएनए के मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा, उसकी डिस्ट्रक्शन काज करेगा। और दूसरा साइटोस्केलेटन। इसी तरह वही बेबलिंग आउट होगी बाहर एपिप्टोटिक बॉडी बनेगी, उसको फिर वही मैक्रोफेज आके उसको इनगल्फ कर लेगा, उसको फेगोसाइटोस करेगा। इसी तरह आपकी सेल डेथ, ये उसका पूरा मैकेनिज्म हो गया एपिप्टोसिस का। एक्सोजेनिक कैप्सिस ये होते हैं 5, 6, 7, ये एक्सोजेनिक कैप्सिस होते हैं। ये सिंपल सी एपिप्टोसिस का मैकेनिज्म।